हे एवरीवन। तो कैसे हो यार आप सभी लोग। दोस्तों स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों ये लेक्चर नंबर सेकंड है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिक्स से, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो बुक है वो हमने स्टार्ट कर रखी है और उसका लेक्चर नंबर सेकंड है। ठीक है। इससे प्रीवियस वीडियो के लेक्चर के अंदर हमने जो टॉपिक कवर किए थे वह थे न्यूटन्स लॉ। हमने उसमें अच्छे से देखे थे। ठीक है। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके। ये लेक्चर नंबर सेकंड में हम जो करने वाले हैं भी हमारे टॉपिक है, इसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। ठीक है। तो देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स अलोंग सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि व्हेन अ पार्टिकल, जब कोई कण गति करता है किस पर, सर्कुलर पाथ पर, ठीक है, और कांस्टेंट स्पीड से, तो उसकी जो गति है, किसकी गति, उस कण की गति, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति। देखिए एक समान का मतलब है कि चाल, जो उसकी स्पीड है वो कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। और वृत्तीय पथ पर गति करता है इसलिए वृत्तीय गति। ठीक है। एक समान वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्लियर होगा। देखिए सिंपल है, कोई पार्टिकल है वो एक समान वृत्तीय गति में कहलाता है अगर वह गति करता है एक वृत्तीय पथ पर एक कांस्टेंट स्पीड के साथ, तो उसकी जो गति है वह एक समान वृत्तीय गति या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाती है। ठीक है। सिंपल है, व्हेन अ पार्टिकल मूव्स, गति करता है, अलोंग सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ के अलोंग, विद कांस्टेंट स्पीड, और उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है, यानी का ना उसमें वृद्धि हो रही है ना उसमें कमी हो रही है, एक समान चाल से गति कर रहा है। ठीक है। द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है दोस्तों हमारी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ठीक है। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या होता है। देखिए व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक कण है हमारे पास जो एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है। यही लिखा हुआ है इस लाइन का मतलब ये है कि एक कण है जो एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, देयर प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो वृत्तीय गति करते हुए कण के द्वारा वहां पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और जिसकी डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जो कहलाता है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ओके। दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। देखिए मान लीजिए यहाँ पर कोई कण है जो एक समानुवर्ती गति कर रहा है। सो यहाँ पर अगर कण की स्थिति यहाँ पर होगी, सो इसका वेग इधर की साइड होगा। ठीक है। वेग तो सेम रहेगा, वेग सेम रहने का मतलब है वेग का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ठीक है। कैसे चेंज होगी, देखिए यहाँ पर है तो डायरेक्शन इधर होगी, अगर पार्टिकल यहाँ पर आगा तो डायरेक्शन इधर होगी, अगर पार्टिकल यहाँ पर होगा तो इसकी डायरेक्शन इधर होगी। ठीक है। सो डायरेक्शन चेंज होगा यानी का वेलोसिटी भी चेंज होगी। सो जब यहाँ पर होगा, यहाँ पर एक एक्सेलरेशन लगेगा जिस टुवार्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ जिस, ठीक है, जैसे यहाँ पर इसकी चाल v2 है, इसका वेग v2 है, सो वहाँ पर उसके कारण जो एक्सेलरेशन होगा वह a2 होगा। यहाँ पर इसका वेग v1 था इस पॉइंट पर, यहाँ से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वह a1 होगा। यानी का कहने का मतलब ये है कि एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पर एक सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, या मैं कह सकता हूँ कि एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जिसके डायरेक्शन टुवार्ड्स द सेंटर होती है। ठीक है। देखिए आप क्लियरली देख सकते हैं टुवार्ड्स द सेंटर, यानी कि सेंटर की तरफ है। सो इस एक्सेलरेशन को जो यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ किसके कारण, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कारण, इसी को हम कहते हैं सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। आई होप ये यहाँ तक आपको क्लियर होगा। देखिए सिंपल है दोस्तों, क्या कहना चाह रहा है कि ये कह रहा है कि कोई पार्टिकल है जो एक समान प्रतिगति परफॉर्म कर रहा है। ठीक है। सो वहाँ पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, किसके कारण होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कारण। ठीक है। और देखिए एक्सेलरेशन क्यों प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वी में चेंज हो रहा है, वी में चेंज हो रहा है, वी के मैग्नीट्यूड यानी का चाल कह सकते हैं हम। देखिए दो चीजें होती है, एक होता है चाल और एक होता है वेग, स्पीड और वेलोसिटी। वेग का जो मैग्नीट्यूड होता है उसको हम स्पीड कह सकते हैं। ठीक है। वह चेंज नहीं होगी पूरी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के दौरान, बट डायरेक्शन तो चेंज होगी ना भाई, और डायरेक्शन चेंज होगी उसी की वजह से वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी, देखिए वेलोसिटी जब चेंज होती है तो वहाँ पर क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पर भी एक एक्सेलरेशन होगा जिसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर होगी, और इस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर होगा। आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए मैंने क्या बताया, सिंपल है
कि व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब एक कण एक समान वृत्तीय गति परफॉर्म करता है, देयर प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। सो वहाँ पर एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और जो टुवर्ड्स द सेंटर यानी कि सेंटर की तरफ जिसके डायरेक्शन होती है, दिस एक्सेलरेशन इज नोन एज सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक मैंने आपको बताया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके लिए एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे, किसके लिए, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के लिए। तो चलिए देखते हैं उसको। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं एक्सप्रेशन फॉर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या लिखा हुआ है, ये कि एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए हम एक्सप्रेशन फाइंड आउट करते हैं, जिसकी मदद से हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखिए कैसे होगा ये। देखिए सबसे पहले आपको ये डायग्राम समझना है। अगर आपकी समझ में आ रहा है ना, तो भाई आप इसमें डेरिवेशन में कुछ नहीं रखा, आप इसको इजीली समझ सकते हो, ठीक है। मैं समझाऊंगा इसको, ठीक है, वही मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट अस कंसीडर अ पार्टिकल, कि मान लीजिए एक पार्टिकल है, कोई कण है जो परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ सेंटर ओ, यानी का ओ सेंटर का एक सर्कुलर पाथ है, ये आप देख सकते हैं, सेंटर ओ है, इसका एक सर्कुलर पाथ है जिसके अलोंग एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर है। एंड रेडियस आर है इस सर्कुलर पाथ की, ठीक है, सेंटर ओ है, रेडियस आर है, विद यूनिफॉर्म स्पीड वी, और पार्टिकल की जो यूनिफॉर्म स्पीड यानी का एक समान चाल है वह वी है, ठीक है भाई, क्या है, चाल वी है। अभी तक मैंने सिर्फ इतना कहा कि मान लीजिए एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसके अलोंग, इस सर्कल के अलोंग, जिस सर्कल का सेंटर ओ है और रेडियस आर है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, और उसकी चाल वी है, ठीक है, यही आपको लिखना है, ठीक है भाई। अब देख, अब आगे देखिए, लेट इन स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पॉइंट P1 टू P2। देखिए ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि भाई स्मॉल स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी में जो कण है, जो पार्टिकल है, वह गति करता है। पहले वह यहाँ था, अब वह यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ आने में उसको जो टाइम इंटरवल लगा वह डेल्टा टी है, ठीक है भाई, यानी का डेल्टा टी टाइम इंटरवल में जो पार्टिकल है वह यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर लेता है, ठीक है। इसका मतलब अभी तक ये हमने पढ़ा, द वेलोसिटी एट P1 एंड P2 आर रेस्पेक्टिवली V1 एंड V2। यहाँ पर जब कण था, पार्टिकल जब यहाँ पर था, तो उसकी कुछ वेलोसिटी रही होगी V1, ओके, और यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वह भी कुछ होगी, उसको हमने नाम दिया V2 वेक्टर, ठीक है। अब देखिए ये अलग अलग कैसे है, देखिए मैंने क्या कहा था कि स्पीड उसकी किसकी, पार्टिकल की कांस्टेंट रहती है। स्पीड क्या होता है, स्पीड होती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है भाई, तो वो सेम रहेगा, यानी कि V1 का मैग्नीट्यूड और V2 का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण V1 और V2 भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। सो इसको नाम में दिया मैंने V1 और इसको नाम दिया V2। ओके, यहाँ तक क्लियर है आपको। अब आगे देखते हैं। अगेन आई रिपीट स्टूडेंट्स, ये क्या है, देखिए सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया था कि एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, किसके अलोंग, एक सेंटर ओ के सर्कुलर सर्कल के अलोंग या सर्कुलर पाथ के अलोंग, जिसकी रेडियस आर है और सेंटर ओ है। मान लीजिए जो पार्टिकल है वह P1 से P2 डिस्टेंस कवर करता है डेल्टा टी टाइम में, यानी का डेल्टा टी टाइम इंटरवल में पार्टिकल पहले यहाँ था, अब यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जो उसकी वेलोसिटी थी किसकी, पार्टिकल की, वह V1 थी। एट पॉइंट P2 पर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज V2, यहाँ पर पार्टिकल की वेलोसिटी V2 है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी यानी का डेल वी की, ठीक है, डेल वी वेक्टर, तो ये हो जाएगा V2 वेक्टर माइनस V1 वेक्टर, ठीक है। देन ट्रायंगल ओ P1 P2 एंड ट्रायंगल सी Q1 Q2 आर सिमिलर, ठीक है भाई। अब देखिए इस डायग्राम को मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ठीक है। देखिए बेसिकली ये V1 और V2 क्या है, वेक्टर है। सो इसको मैं उठा के जस्ट यहाँ पर रख दिया। देखिए ये V1 वेक्टर है,
सो ये ऐसे रहेगा, ये V1 वेक्टर है, ठीक है। और ये यहाँ पर V2 वेक्टर ऐसे है, अगर मैं इसको यहाँ पर मिलाऊंगा तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। सो ये आ जाएगा V2 वेक्टर, ठीक है भाई, V1 वेक्टर V2 वेक्टर। अब देखिए आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट में बताता हूँ, देखिए यहाँ पर जैसे ये है R और ये है ये R, ये तो रेडियस है। बट इन ट्रायंगल अगर मैं बात करूँ तो OP2 एंड OP1, इन दोनों के बीच का जो एंगल है वह थीटा है, ठीक है। अब एक मिनट के लिए आप समझिए, अगर दो इस प्रकार से हमारे पास दो साइड है OP2 OP1, इनके बीच का एंगल थीटा है, तो अगर मैं बात करूंगा इनके परपेंडिकुलर के लिए, यानी का एक परपेंडिकुलर P2 पर है V2 और यहाँ पर भी एक परपेंडिकुलर है इस OP1 पर V1 वेक्टर, ठीक है। सो अगर मैं इस इनके परपेंडिकुलर के बीच जो एंगल होगा वह भी सेम होता है, यानी का थीटा होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, अगर दो साइड है और उनके बीच का एंगल थीटा है तो उनके परपेंडिकुलर के बीच भी सेम एंगल होता है थीटा, ठीक है। सो यहाँ पर V1 एंड V2 के बीच जो एंगल होगा वह थीटा होगा। अब मान लीजिए इसको हम कुछ नाम दे देते हैं और ये होगा चेंज, V1 वेक्टर एंड V2 वेक्टर, ये होगा डेल्टा V वेक्टर, यानी का चेंज, और मैग्नीट्यूड इनका सेम होगा, ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। अब नाम दिया मैंने इसको, यहाँ पर पॉइंट C है, ये Q1 है, ये Q2 है। वही यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि ये ट्रायंगल OP1 P2 की बात करो या ट्रायंगल CQ1 Q2 की बात करो, ये दोनों सिमिलर है। और एक और कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर एंगल क्या होता है, एंगल होता है हमारे पास आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है भाई। देखिए इसमें मेन लाइन है ये वाली। अब इस वाले की लाइन को आपको कैसे समझना है, या तो सिमिलर से समझ लो, नहीं तो फिर इस कॉन्सेप्ट से समझ लो कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। सो थीटा क्या हो जाएगा, आर्क अपॉन रेडियस, एंगल तो थीटा है, आर्क क्या है, आर्क देखो यहाँ पर क्या है P1 P2, ठीक है, और रेडियस क्या है, रेडियस है OP1, ठीक है भाई। सो उसी का तो यहाँ पर मैंने यूज किया है, P1 P2 आर्क हो गया और रेडियस होगी OP1, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं इस वाले ट्रायंगल के लिए, इस वाले ट्रायंगल में क्या होगा, इस वाले ट्रायंगल में होगा Q1 Q2, और रेडियस का काम क्या कर रहा है इसमें, CQ1 ले लो, CQ1 या CQ2, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहना है, मैग्नीट्यूड कितना है, हाँ बात करो V1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड या V2 वेक्टर के मैग्नीट्यूड की, ये तो V ही रह गया, ठीक है, मैग्नीट्यूड सेम है। सो वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने OP1 थीटा इक्वल टू P1 P2 अपॉन OP1 एंड CQ1 इक्वल टू Q2 अपॉन CQ1 या CQ2 ले लो आप, ठीक है, एक ही बात है, आना तो V है इसका, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो V है, V1 का भी और V2 वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड V है, यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन किया है, आप देख सकते हैं, ठीक है भाई। हाँ सो ये क्या था, डेल डेल आर था, और नीचे तो रेडियस थी R, ठीक है, और ये डेल V है, और यहाँ पर है ये V, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम ही है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं डेल्टा टी से दोनों साइड डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है भाई, इधर भी डिवाइड कर देता हूँ और यहाँ पर भी डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, डेल आर या डेल्टा आर ओवर डेल्टा टी इंटू आर, 1/r को मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर डेल्टा वी रहेगा, अपॉन डेल्टा टी से डिवाइड करूंगा तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इंटू 1/v, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, ये v अपॉन आर है और ये है a अपॉन वी। अब देखिए यहाँ पर v कहाँ से आया, देखिए v क्या होता है, v होता है वेग, और वेग क्या होता है, वेग होता है डेल आर ओवर डेल टी या डी आर ओवर डी टी, यानी कि पोजीशन वेक्टर में चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। और a क्या होता है, a होता है वेलोसिटी में चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, यानी कि ये बेसिकली विस्थापन परिवर्तन आप इसको हिंदी में कह सकते हैं, और इसको हम बोल सकते हैं वेग परिवर्तन की दर त्वरण, ठीक है। ये ये बेसिक है यार, बहुत ऑब्वियसली है कि डेल आर ओवर डेल टी वी होता है और डेल वी ओवर डेल टी, यानी कि वी में चेंज विद रिस्पेक्ट टाइम ये ए होता है, चेंज इन आर विद रिस्पेक्ट टाइम ये वी होता है। सो उसी का मैंने यहाँ पर यूज किया, ये वी आया और यहाँ पर ये आर रहेगा, ये वी और ये आर, ये ए और ये अब वी, ठीक है। अब हमको एक्सप्रेशन किसके लिए फाइंड आउट करना है, वी के लिए। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, वी को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो वी स्क्वायर इक्वल टू ए आर हो जाएगा, ठीक है, वी स्क्वायर अपॉन आर ये इक्वल टू ए। सो ए के लिए अगर मैं बात करूँ, ए क्या है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, और ये हमारा फाइनली एक्सप्रेशन है, ठीक है भाई। जो
ठीक है, ये होता है यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसी का एक्सप्रेशन हमको फाइंड आउट करना था, इसी का कॉन्सेप्ट आज के इस लेक्चर के माध्यम से हमने समझा। सबसे पहले हमने समझा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, फिर एक्सेलरेशन, ठीक है, और फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और फिर उसके बाद हमने उसके लिए एक्सप्रेशन डेराइव किया और एक्सप्रेशन हमारे पास ये आया। ठीक है, सो यार आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और थैंक यू यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग।